हेलो वीवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडु लर्निंग बाय निशा। आज हम इस वीडियो में केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स 2016 क्वेश्चन पेपर के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हमने फर्स्ट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। साथ ही हम समझेंगे कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस में से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सही आंसर को कैसे चूज करना है ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। और ये सभी क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम जैसे नवोदय, DSSB, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी पीजीटी और अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चंस, इसी पैटर्न, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं और एक एक करके इन क्वेश्चंस को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि बताइए इनमें से किस मार्केट के अंदर जो डिमांड है वो रिलेटिवली इलास्टिक होती है। तो सबसे पहले आपको रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब समझना होगा। क्वेश्चन में आपको कहता है कि किस मार्केट के अंदर डिमांड जो होती है वो ज़्यादा या फिर मोर रिलेटिवली इलास्टिक होती है। तो रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब क्या होता है, जब भी किसी गुड के प्राइस में अगर थोड़ा बहुत भी चेंज आ जाता है, यानी अगर किसी गुड के प्राइस में थोड़ा बहुत भी चेंज आता है तो उसकी वजह से कंज्यूमर अपने डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज करता है। लेट सपोज कोई प्रोडक्ट जो था उसका प्राइस था 5 रुपीज़, तो कंज्यूमर उसकी 2 यूनिट्स खरीदता था। ठीक है, 2 की जगह 10 यूनिट्स ले लेते हैं। अब उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़कर जो है वो 5 से 10 हो गया, तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ा है तो कंज्यूमर क्या करेगा, डिमांड कम कर देगा। तो ऐसे में कंज्यूमर क्या करेगा, उस गुड की डिमांड में ज़्यादा चेंज करेगा, यानी वो क्वांटिटी हो सकता है 10 की जगह से 2 यूनिट्स खरीदने लग जाए। तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज होने की वजह से जब कंज्यूमर अपनी डिमांड में ज़्यादा चेंज कर लेता है तब उसको बोलते हैं डिमांड जो है वो रिलेटिवली इलास्टिक है। ठीक है, और क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि जब डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक होती है तो उस केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या होती है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या होगी, एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि प्राइस में थोड़ा चेंज होने की वजह से कंज्यूमर अपनी डिमांड में ज़्यादा चेंज कर रहा है। ठीक है, अब देखिए वो कहते हैं किस मार्केट में डिमांड ज़्यादा रिलेटिवली लास्ट होगा, यानी किस मार्केट में कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट की ज़्यादा क्वांटिटी में चेंज कर पाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। आप जानते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट कैसी मार्केट होती है, जहाँ पर बहुत सारे सेलर्स होते हैं और हर सेलर जो प्रोडक्ट बनाता है वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर मैं बिस्किट की बात करूँ तो मार्केट में आप अलग अलग टाइप के, आपने देखा होगा CNC बिस्किट है, गुड डे है, या फिर बटर बाइट बिस्किट हो गया। ऐसे तमाम हाइड एंड सीक है, ऐसे तमाम बिस्किट्स अब मार्केट में अवेलेबल हैं। तो बहुत सारे सेलर्स और वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो एक दूसरे से क्या है, अलग है, यानी उनके टेस्ट अलग है, उनकी पैकेजिंग क्या है, अलग है। तो सपोज आप गुड डे बिस्किट लाते थे, गुड डे बिस्किट मार्केट में महंगा हो गया, तो आप क्या करेंगे, गुड डे की जगह कोई और बिस्किट लेना शुरू करेंगे, क्योंकि वो सभी गुड्स एक दूसरे से क्या है, क्लोजली सब्सटीट्यूट है। यानी एक गुड अगर महंगा हो रहा है तो उसकी जगह पर आप जरूरी नहीं इसको खरीदो, आप उसकी जगह दूसरा गुड खरीद सकते हो। यानी जो गुड्स मार्केट में बन रहे हैं वो एक दूसरे से क्लोजली सब्सटीट्यूट है। क्लोज सब्सटीट्यूट का मतलब है कि आप उसको छोड़कर कोई और गुड खरीद सकते हो। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होते हैं और जो गुड बनते हैं वो क्लोजली सब्सटीट्यूट होते हैं। इस वजह से कंज्यूमर के पास वाइडर चॉइस होती है और कंज्यूमर प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज होने की वजह से अपनी डिमांड में ज़्यादा चेंज कर पाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहीं से क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, जैसे बहुत ईजी और कई बार पूछा गया है। आपको बोल देता है कि डिओपोली का मतलब बताओ, सिंपल। तो आपको याद रखना है माइक्रो के अंदर पोली का मतलब होता है सेलर, क्या होता है, सेलर, और डीओ का मतलब होता है दो। तो डिओपोली मार्केट का मतलब क्या है, जिस मार्केट में सिर्फ दो सेलर्स होंगे। अगर लिख दिया मोनोपोली, क्या लिख दिया, मोनोपोली, तो मोनो मीन्स सिंगल और पोली मीन्स क्या हो गया, सेलर, यानी जिस मार्केट में सिंगल सेलर होगा। अगर लिख दिया ओलिगोपोली, तो ओलिगो मीन्स जहाँ पर फ्यू, और सेलर का, पोली का मतलब सेलर, यानी जिस मार्केट में फ्यू सेलर्स होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन भी कई बार बहुत इजी और कई बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है डिओपोली मीन जहाँ पर दो सेलर्स होंगे, मोनोपोली जहाँ पर एक सेलर होगा, एंड ओलिगोपोली मीन जहाँ पर फ्यू सेलर्स होंगे, जनरली 2 से 8 के बीच में सेलर्स होते हैं। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे वर्ड लिखा हो जाता है पुजोनी, द वर्ड इज पुजोनी। पुजोनी वर्ड यूज किया जाता है बायर के लिए, किसके लिए यूज किया जाता है, बायर के लिए। अगर पुजोनी के साथ डियो पुजोनी, डियो वर्ड जोड़ दिया तो डियो का मतलब मैंने आपको बताया क्या, टू, और पुजोनी का मतलब क्या हो गया, बायर। तो ऐसी मार्केट में जहाँ पे दो बायर होंगे उसको बोला जाएगा डियो पुजोनी।
अगर मैंने लिख दिया मोनोपोज़ोनी, तो मोनोपोज़ोनी का मतलब क्या है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बायर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपने इसको भी तैयार करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है, अगर दो गुड्स है, दो गुड्स कौन से, एक्स एंड वाई। अगर दो गुड्स एक्स एंड वाई एक दूसरे के परफेक्ट सब्सटीट्यूट है, यानी आप उनको एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक परफेक्ट सब्सटीट्यूट मीन्स चाय और कॉफ़ी, आप जानते हैं ना। आपको चाय नहीं पीनी है तो आप चाय की जगह क्या करोगे, कॉफ़ी का कंजप्शन क्या करोगे, चेंज कर दो। यानी ऐसे गुड जिनको आप बिल्कुल एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस कर सकते हो, एक दूसरे की जगह पर कंप्लीटली तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो आपको याद रखना है, जब भी दो गुड परफेक्ट सब्सटीट्यूट होते हैं उस केस में जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन और डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन और डाउनवर्ड स्लोपिंग। कई बार पूछ लेता है इसकी शेप कैसी होती है, कर्व कैसा दिखता है, तो ये कर्व होता है लीनियर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक क्वेश्चन देखो, आपने क्या पढ़ा था, आपने एग्जाम के अंदर पढ़ा होगा कि जो इनडिफरेंस कर्व होता है, याद करिए, यहाँ पे गुड एक्स आ गया, यहाँ पे गुड वाई आ गया। तो आपने पढ़ा था कि इनडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो कॉन्वेक्स टू दी ऑरिजिन होते हैं, पढ़ा था ना, ऐसी शेप होती है। इंडिफरेंस के कर्व क्या होते हैं, ये हमेशा, आपने इसकी प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था कि इंडेक्स कर्व जो होते हैं वो हमेशा कॉन्वेक्स टू दी ऑरिजिन होते हैं। बट इंडिफरेंस कर्व के कुछ एक्सेप्शंस भी है जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। इंडिफरेंस कर्व का पहला एक्सेप्शन क्या कहता है, अगर दो गुड एक दूसरे के परफेक्ट सब्सटीट्यूट है, यानी जिनको आप एक कंप्लीट एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस कर सकते हो, परफेक्ट सब्सटीट्यूट है, तो उस केस में जो आईसी कर्व होता है वो हमेशा कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा और डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, यानी लीनियर बनेगा, ऐसे बनेगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन एग्जाम में कि अगर दो गुड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, जिनको हमेशा साथ में ही यूज़ किया जाएगा, साथ में ही वो एक दूसरे को यूज़फुल है, वरना बिल्कुल वेस्ट है। तो जब दो गुड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो उस केस में वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, उस केस में जो आपका इंडिफरेंस कर्व होता है वो बनता है एल शेप्ड। कैसा बनता है, एल शेप्ड। और कई बार एग्जाम में इसकी जगह पर वर्ड यूज़ करता है राइट एंगल, क्योंकि राइट एंगल की तरह है ना। तो आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा कैसा होता है, तो आंसर होगा कॉन्वेक्स टू दी ऑरिजिन। बट यहाँ पर इंडिफरेंस करके कुछ एक्सेप्शन होते हैं। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था कि दो इंडिफरेंस यानी दो गुड्स कैसे हैं, परफेक्ट सब्सटीट्यूट है, तो इस केस में इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, स्ट्रेट लाइन और लीनियर। बट अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दो गुड जो है वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, तब करेक्ट आंसर क्या होगा, उस केस में इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा, एल शेप्ड बनेगा या फिर राइट एंगल बनेगा। क्या कॉनकेव हो सकता है, नहीं। कॉनकेव कौन सा कर्व था, याद करिए, पीपीसी कर्व। पीपीसी कर्व हमेशा कॉनकेव टू द ओरिजिन बनता था। तो इतने सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्रिएट किए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, क्वेश्चन और पूछ लेता है कि जब इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग या स्ट्रेट लाइन बनता है, तो उस केस में एमआरएस यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होगा। तो ऑब्वियसली मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। कैसा है, कांस्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, इंडिया की ग्लोबल पोजीशन बतानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। यानी आप जानते हैं कि हर साल जो है यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को तैयार करता है। तो वही पूछ रहा है कि इस बार की यानी 2022 की एचडीआई रिपोर्ट के अंदर इंडिया की परफॉर्मेंस क्या है। तो 2022 के अंदर जो इंडिया की परफॉर्मेंस है वो है 132 रैंक है। इंडिया की रैंक कितनी है, 132। कितनी कंट्रीज़ में से, आउट ऑफ 189, याद रखना है। ठीक है, तो इंडिया की रैंक कितनी है, इंडिया की एचडीआई रैंक कितनी है 2022 की, वो है 132। ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है। यहीं से आपसे कई क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि बताइए एचडीआई के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, या फिर एचडीआई इंडेक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आपको सबसे पहले याद रखना है, एचडीआई के अंदर आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। क्या आता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। कई जगह एग्जाम में इसकी जगह पे लिख देता है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, या फिर लिख देता है लॉन्गिविटी। दूसरा एचडीआई जो है उसके अंदर आता है नॉलेज। नॉलेज, इस नॉलेज के अंदर आता है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। याद रखिएगा, अंदर की चीज़ें भी पूछी जाती है। और थर्ड हो गया अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और इसको मेजर किया जाता है जीएनआई पर कैपिटा से। जीएनआई पर कैपिटा, या फिर हम बोल देंगे परचेजिंग पावर इंडेक्स के थ्रू उसको मेजर किया जाता है। जो एचडीआई इंडेक्स है उसके अंदर तीन पैरामीटर्स आते हैं। पहला होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इसको लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ या फिर लॉन्गेविटी भी बोलते हैं। दूसरा आता है नॉलेज। नॉलेज के अंदर आता है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। पूछता है कि नॉलेज में क्या आएगा,
और थर्ड होता है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसको मेजर करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी से या फिर जीएनआई पर कैपिटा से इसको मेजर करते हैं। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली बार इस HDI इंडेक्स को किसने डेवलप किया था, यानी HDI इंडेक्स को डेवलप करने का काम किसने किया था, वो किया था पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था महबूब उल हक, नाम याद रखना आपको। महबूब उल हक एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इस इंडेक्स को डेवलप किया था। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर साल HDI इंडेक्स को या हर साल इस HDI रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है। तो हर साल इस HDI रिपोर्ट को रिलीज और जो क्रिएट करने का काम है वो ये काम किसका होता है, वो होता है UNDP का। कई एग्जाम में पूछा गया UNDP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो UNDP की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि HDI रैंक के अंदर अगर हम बात करें HDI के अंदर तो सबसे टॉप पर कौन सी कंट्री है, तो सबसे टॉप पर आपको याद रखना पिछले कई सालों से नॉर्वे नंबर 1 पे है, जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे अच्छा रहता है। दूसरे नंबर पर आयरलैंड है अभी, और तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है। जबकि इंडिया की रैंक कितनी है 132। और एंड में बात करें तो लास्ट में जो कंट्री है जैसे नाइजर हो गया, बुरुंडी हो गया, या फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ऐसी कंट्री जो है जिनका जो HDI रैंक है वो सबसे लोवेस्ट आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है ऐसा चेंज जिससे कम से कम एक इंडिविजुअल बेटर ऑफ हो जाए एंड नो वन वर्स ऑफ, यानी ऐसे आपने कुछ ऐसा चेंज किया जिससे क्या हो गया, को एटलीस्ट एक इंडिविजुअल बेटर ऑफ हो गया बट कोई और वर्स ऑफ नहीं हुआ। तो ये शो कर रहा है कि सोशल वेलफेयर क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। ये स्टेटमेंट किसने दी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो ये स्टेटमेंट दी वी परेटो ने। किसने दी, वी परेटो ने। बेसिकली परेटो कहते थे कि हम किसी को तब तक बेटर ऑफ नहीं कर सकते जब तक हम किसी को वर्स ऑफ ना करें। इसके अलावा परेटो ने क्या बोला कि अगर आप किसी को बेटर ऑफ कर रहे हो लेकिन उसकी जगह पर किसी को वर्स ऑफ नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली क्या बता रहा है कि आप सोसाइटी वेलफेयर कर पा रहे हो। तो ये स्टेटमेंट दी थी वी परेटो ने। डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड बिकॉज ऑफ, यानी आप देखो यहाँ पे क्वांटिटी आता है, यहाँ पे आ गया लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो कुछ ऐसे इतना फ्लैटर बनता है। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है वो यू शेप्ड होता है। क्यों होता है, तो ये होता है क्योंकि लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है। लॉन्ग रन में किसकी वजह से होता है, ड्यू टू रिटर्न्स टू स्केल। किसकी वजह से होता है, ड्यू टू रिटर्न्स टू स्केल। अब इस कर्व को ध्यान से देखिए। स्टार्टिंग में एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है, कम। तो जब स्टार्टिंग में एवरेज कॉस्ट कम होगी तो यानी फैक्टर्स पे रिटर्न्स क्या है, अच्छी है। तो यानी स्टार्टिंग में क्या, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है। और इसके बाद कहाँ पहुंच गए, मिनिमम। बट इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, जो कॉस्ट एवरेज कॉस्ट हो रही है वो बढ़ रही है। एवरेज कॉस्ट बढ़ने का मतलब है कि इकोनॉमी की कंडीशन सही नहीं आ रही, यानी हमारा क्या हो रहा है, डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। तो कैसे कहता है क्वेश्चन, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड होता है बिकॉज ऑफ, तो करेक्ट आंसर हो गया बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रिटर्न्स टू फैक्टर और लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का जो ये होता है शॉर्ट रन के अंदर। यानी आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का, तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का यू शेप्ड होता है बिकॉज ऑफ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसको हम रिटर्न्स टू फैक्टर भी बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर डी तो नहीं हो सकता। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको कर्व्स को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्यों बन रहा है, इनकी शेप ऐसी क्यों, इनको समझना पड़ेगा, लॉजिक रीजन आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कहता है कि इनमें से किसकी वजह से क्रेडिट अवेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। क्रेडिट अवेबिलिटी बढ़ने का मतलब है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या होगी, ज़्यादा, यानी ज़्यादा पैसा अवेलेबल होगा। तो वो कब होगा, जब इकोनॉमी में CRR भी कम होगा और SLR भी क्या होगा, कम होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर डी होंगे, यानी दोनों। अब देखिए, सिंपल सी बात रखिए, आप ये समझिए ज़रा, इकोनॉमी में देखो RBI किस किस का रेट का, RBI CRR, SLR और इसके अलावा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ठीक है, इन डिफरेंट डिफरेंट रेट्स का यूज़ करता है। तो RBI इन डिफरेंट डिफरेंट रेट का यूज़ क्यों करता है, इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, यानी इकोनॉमी में मनी सप्लाई या क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। तो RBI क्या चाहता है, क्रेडिट को बढ़ाना। तो क्रेडिट कब बढ़ेगा, जब ये रेट्स क्या होंगे, कम होंगे। ध्यान रखना है, क्रेडिट अवेबिलिटी के लिए रेट्स को कम करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि इकोनॉमी में क्रेडिट क्या हो, क्रेडिट की अवेबिलिटी क्या हो, कम हो, तो इन रेट्स को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो CRR का मतलब समझ में आना चाहिए। CRR का मतलब क्या होता है, कमर्शियल बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट आता है उसका कुछ मिनिमम परसेंटेज कमर्शियल बैंक को RBI के पास रिजर्व यानी कैश फॉर्म में रखवाना पड़ता है, वो कहलाता है CRR। जबकि SLR होता है स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, कई बार इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है।
तो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है कि कमर्शियल बैंक के पास पब्लिक का जितना डिपॉजिट आता है उसका कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक खुद अपने पास रखता है, वो भी लिक्विड फॉर्म में। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो सीआरआर है, यानी सीआरआर है, यानी ये रिजर्व जो है वो क्या हो रहा है, कमर्शियल बैंक किसके पास रखवा रहा है, आरबीआई के पास। किस फॉर्म में रखवा रहा है, कैश फॉर्म में रखवा रहा है। जबकि एसएलआर में वो रिजर्व किसके पास रख रहा है, खुद के पास रख रहा है। किस फॉर्म में रख रहा है, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म मीन्स कि जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो सके। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सीआरआर और एसएलआर, इन रेट को कौन फिक्स करता है, तो इन दोनों ही रेट को फिक्स करने का काम होता है आरबीआई का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि इनमें से कौन सा वेरिएबल जो है एचडीआई इंडेक्स में इंक्लूड नहीं होगा। यानी जब यूएनडीपी एचडीआई इंडेक्स निकालते हैं तो इस एचडीआई इंडेक्स के अंदर किस वेरिएबल को इंक्लूड नहीं करेंगे। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था ना, तो देखिए, क्या एडजस्टेड रियल जीडीपी पर कैपिटा आएगा, बिल्कुल आएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आएगा, आएगा। एजुकेशन इंडेक्स आएगा, आएगा। क्या नहीं आएगा, और डेप्रीविएशन इंडेक्स नहीं आएगा। हमने अभी पीछे पढ़ा ना, तीनों चीज़ आती है इसमें, डेप्रीविएशन इंडेक्स नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर कहता है कि इनमें से मनी सप्लाई का कौन सा मेजर है जो मनी का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मनी का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, स्टोर करना, यानी हम मनी को इजीली स्टोर कर सकते हैं। तो वो कौन सा मेजर है, वो है मेजर आपका M2 मेजर। जो मनी सप्लाई मेजर है M2, वो स्पेसिफिकली फोकस करता है मनी का कौन सा फंक्शन, स्टोर फंक्शन पे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि जो 4 मेजर्स है ना, मनी सप्लाई को मेजर करने का काम कौन करता है, ऑब्वियसली आरबीआई करता है। तो आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए 4 मेजर्स का यूज करता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये। तो पहला मेजर होता है M1, इसका फॉर्मूला होता है C प्लस DD प्लस OD। C मीन्स करेंसी विद पब्लिक, DD मीन्स डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, एंड OD इज अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड अदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक। लेकिन अगर हम M2 की बात करें तो M2 का फॉर्मूला होता है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। याद रखना है, M2 में क्या आता है, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, यानी पोस्ट ऑफिस के अंदर जो सेविंग डिपॉजिट होगा वो इंक्लूड होगा। तो ऑब्वियसली डिपॉजिट की बात हो रही है, यानी स्टोर करने की बात हो रही है, इसलिए। M3 का फॉर्मूला होता है M1 प्लस, इसमें आता है टाइम डिपॉजिट। क्या आता है, टाइम डिपॉजिट। जबकि M4 का फॉर्मूला होता है M3 प्लस, इसमें सारे डिपॉजिट आएंगे, ऑल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ठीक है, तो M1 में क्या आएगा, C प्लस DD प्लस OD। M2 में क्या आएगा, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। M3 में क्या आएगा, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। और M4 में क्या आएगा, M3 प्लस सारे डिपॉजिट। कहाँ पर, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के अंदर। एक क्वेश्चन और आते हैं कई बार कि इसमें से किस मनी को नैरो मनी बोला जाता है, तो M1 को बोला जाता है नैरो मनी। किस मनी को ब्रॉड मनी बोला जाता है, तो M3 को ब्रॉड मनी बोला जाता है। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है, आपको कंजप्शन फंक्शन दे रखा है 50 प्लस 0.8 YD का मतलब होता है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मीन्स कि ये इनकम ऑलरेडी टैक्स माइनस करके आपको दी गई है। टैक्स दे रखा है 0.2Y। 0.2Y का मतलब है कौन सा टैक्स है, प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स मीन्स जो इनकम के हिसाब से चेंज होगा। गवर्नमेंट 2 टाइप के टैक्स लगाती है, एक होता है लमसम, एक होता है प्रोपोर्शनल। लमसम मीन्स कि एक फिक्स्ड अमाउंट लगा दिया, आपकी इनकम कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आपको उतना टैक्स पे करना ही करना है। प्रोपोर्शनल टैक्स मीन्स कि आप अपनी इनकम के हिसाब से, उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से टैक्स पे करोगे। तो आपको बोलता है आपको क्या निकालना है, मल्टीप्लायर। तो टैक्स कौन सा है, प्रोपोर्शन। तो फॉर्मूला लगेगा किसका, प्रोपोर्शनल टैक्स मल्टीप्लाई। तो प्रोपोर्शनल टैक्स मल्टीप्लाई निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ पर 1/1 माइनस बी प्लस बी इंटू टी। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, 1 माइनस बी का मतलब क्या है, एमपीसी कितना है 0.8। कंजप्शन फंक्शन के अंदर वाई के साथ वैल्यू क्या होती है, एमपीसी, वो होगी 0.8 प्लस 0.8 इंटू में वाई टी कितना है 0.2। 1 में से 0.8 क्या बचा 0.2 प्लस 0.8 इंटू 0.2 कितना हो गया 0.13। ठीक है, अब इसको प्लस कर लीजिए, यानी 1 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 0.36। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2.77। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको डिफरेंट जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर हो गया, आपका लमसम टैक्स मल्टीप्लायर, प्रोपोर्शनल टैक्स मल्टीप्लायर एंड फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, ये 4 टाइप के मल्टीप्लायर को आपको आने चाहिए। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कौन सा सही नहीं है। अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो कौन सा सही नहीं है। देखिए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होता है, हाँ बिल्कुल होता है। फर्म इंडिपेंडेंट होती है, यस, हर फर्म अपने हिसाब से काम कर रही है, इंडिपेंडेंट होकर काम कर रही है, जो अपना प्रोडक्शन कर रही है वो कर रही है। क्या फर्म इंटरडिपेंडेंट होती है? क्या फर्म के डिसीजन एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं? नहीं। हर फर्म इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करती है, इंडिपेंडेंट होकर काम करती है, एक दूसरे पर निर्भर, इंटरडिपेंडेंट नहीं होती है। एंड चौथा, लार्ज नंबर फर्म्स होते हैं, हाँ। तो कौन सा आंसर सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका फीचर नहीं है, जो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में सही नहीं है। तो इस टाइप से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस को इस तरीके से तैयार करने की कोशिश करिए कि आपके एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो सके। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।